चलो लास्ट टर्न पे कहाँ पे हुआ था? माइक्रो कैनोनिकल पूरा कंप्लीट हो गया था। लास्ट लाइन क्या लिखे हो? ठीक ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट है हमारा कैनोनिकल इंजम्बल। नेक्स्ट है हमारा कैनोनिकल इंजम्बल। माइक्रो कैनोनिकल, अच्छा ये इंजम्बल क्या था? एक तरह से सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे। जब हम माइक्रो कैनोनिकल में गए तो सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन किए, तो किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन किए? उसके एनर्जी के और उसके टेम्परेचर था, ई वी और एन था। ई वी और एन था, मतलब एनर्जी था, वॉल्यूम था और नंबर ऑफ पार्टिकल्स था। इसके बेसिस पर, और ये जो इंडिविजुअली हर एक सिस्टम में क्या थे? सेम आ रहे थे। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किए थे। सेम उसी फैशन में अगर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो अरेंजमेंट है उसमें एनर्जी की जगह ट्रांसफर करके टेम्परेचर इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा? टी, वी और एन। तो सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इंजम्बल्स में सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाता है? कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो एनर्जी होता है वो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट अगर हम बनाए डिस्ट्रीब्यूशन का कि जहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स में जो हमारा कांस्टेंट्स वैल्यू रहे वो किसकी रहे? एनर्जी को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर कर दिया। और बाकी दोनों एज सच सेम रहे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का इंजम्बल्स, वो जो इंजम्बल्स कहलाता है, उस इंजम्बल्स को हम लोग क्या करते हैं? कैनोनिकल इंजम्बल्स। टी, वी और एन, टी, वी और एन, टी, वी और एन, टी, वी और एन। ये बना लो। इसमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किसका करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और हर एक सिस्टम में क्या कांस्टेंट होता है? उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम और उसका नंबर ऑफ पार्टिकल। हर एक सिस्टम में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है इंजम्बल्स के। सेकेंड काइंड ऑफ इंजम्बल्स।
ओके, लिखो एन इंजम्बल which consisting large number of systems whose molecules have, क्या सेम होना चाहिए उसके पास, क्या सेम होना चाहिए बताओ, उस सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या सेम होना चाहिए सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास, हाँ, टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम और उसका नंबर, 3 चीज सेम होना चाहिए ना। क्या लिखे कि हुज मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल टेम्परेचर, कामा इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल या उसी को मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, OR लिख दो, मॉलिक्यूल्स। फुल स्टॉप। सच एन ensemble is known as canonical ensembles। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज कर, कैनोनिकल इंजम्बल को अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके टू इलुस्ट्रेट द कैनोनिकल ensemble consider an ensemble consisting macroscopically identical means, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम्स लिखो, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम्स। हम लोग पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन यही ना करते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली सिस्टम्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं, किस टर्म में करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के टर्म में करते हैं। ये जो पूरी एनालिसिस करते हैं, यही पूरी एनालिसिस हम लोग अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में करते हैं। तो वही चीज है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम्स विच हैव identical statistical parameters, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज, देखो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, दैट इज टेम्परेचर T, कैपिटल T, कामा वॉल्यूम कैपिटल V and number of particles capital N। and can be shown in the above figure 1 and can be shown in the above figure 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, thus for canonical ensemble energy is not equal to constant but n is equal to constant, number of particle is equal to क्या होता है, constant। लिख लो, ये समझ जाओगे ना, एनर्जी कैन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बट कैपिटल N इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन से लिखना, दैट इज इन ए कैनोनिकल ensemble, दैट इज इन ए कैनोनिकल ensemble
there is an exchange of energy, there is an exchange of energy, but not particles, but not particles from one system to another, from one system to another, because there is a non-uniform distribution, because there is a non-uniform distribution of energy among the particles, of energy among the particles. Whereas the number of particles, whereas the number of particles in each system are entirely same, entirely same, so that the process of diffusion cannot take place, cannot take place. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, रियल गैस इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल इंजम्बल. रियल गैस को अंडरलाइन कर देना. रियल गैस इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल इंजम्बल. ठीक है, चल, मतलब यहां पर एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब सिस्टम टू सिस्टम जाएंगे तो वहां पर एनर्जी का बस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नहीं इंक्लूड करता है. ठीक है, इसके बाद फिर हमारा चलो नेक्स्ट है कि तीसरा है ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल. ग्रैंड कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर अलग कर देते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसकी जगह हम लोग केमिकल पोटेंशियल म्यू कांस्टेंट रख देते हैं. मतलब फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और उसके साथ साथ उसका केमिकल पोटेंशियल जो म्यू होता है वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. तो इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा क्या कहलाता है, ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल कहलाता है. और इस ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल में, इस फॉर ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल E इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट एंड आल्सो कैपिटल N इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल में एनर्जी भी एक ट्रांसफर होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, ट्रांसफर, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट क्या क्या है, अब सिस्टम टू सिस्टम जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कांस्टेंट क्या होगा, इक्वल टेम्परेचर होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा और इक्वल केमिकल पोटेंशियल होगा. अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट हम लोग अपनाते हैं तो वो जो इंजम्बल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल कहलाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालो, ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल, और ये फिगर बना लो.
हो गया। चलो लिखो इसमें कि एन ensemble which consisting large number of systems which have macroscopically identical as possible as macroscopically identicals as एक दो होता है ना, एक मैक्रोस्कोपिकली होता है, एक माइक्रोस्कोपिकली होता है। मैक्रो मतलब होता है जब बड़े क्वांटिटीज में बात करते हैं, जैसे एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, बड़े लंबे लंबे सिस्टम, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो डोमेन में बात करते हैं। तो क्लासिकल डोमेन में जो बात करते हैं, बस अंतर यही होता है कि क्लासिकल डोमेन में जब बात करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सिस्टम, दो सिस्टम या तीन सिस्टम या ज़्यादा से ज़्यादा चार सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसी ना सिस्टम्स के बारे में बात कर पाते हो। अब वही सिस्टम हमारे पास 10⁻23 पार्टिकल्स या इससे ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाता तो कॉम्प्लिकेसी आ जाती है। तो कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी तो वो भी माइक्रोस्कोपिक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो होता मतलब एक छोटे सा पार्टिकल के अंदर बहुत स्मॉल लेवल के पार्टिकल्स हो, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अंतर, वो भी क्लासिकल डोमेन में भी माइक्रोस्कोपिक है और स्टैटिस्टिकल में भी माइक्रोस्कोपिक है। अंतर है कि वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक में भी छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर भी इसलिए कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इन दोनों में हम कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट क्यों नहीं पाते? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, तो हमको क्या लेना पड़ता है, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है। इसलिए दोनों कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स हो चाहे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, दोनों प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स होती है। इन दोनों में हम कभी एग्जैक्ट रिजल्ट, जबकि क्लासिकल डोमेन में हम एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर पाते हैं, लेकिन क्वांटम में और स्टैटिस्टिकल में हम एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए देखो फर्स्ट डे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम लोग डिफिनीशन फंडामेंटल सीख रहे थे तो वहाँ पर सबसे पहले यही ऑब्जर्वेशन किया गया था कि पूरे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के दौरान हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो माइक्रोस्कोपिकली बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसका ऑब्जर्वेशन करते हैं या किस टर्म में ऑब्जर्वेशन करते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के टर्म में ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये पूरी अगर एनालिसिस फिजिक्स की किसी ब्रांच में करते हैं तो वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ब्रांच कहलाती है। और उसी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ब्रांच में हम लोग सिस्टम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको अरेंज करने की कोशिश करें तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे टेक्निक्स हैं। अगर उन एंजेम्बल्स की टेक्निक में डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट टेक्निक जो थी, जिसको हम लोग बोले थे, क्या बोले थे, माइक्रो कैनोनिकल एंजेम्बल, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम टू सिस्टम हम लोग अरेंज करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें और ऐसा कर रहे थे कि हर एक सिस्टम में उस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी हो, उस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम हो, उस मॉलिक्यूल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, वो सारे क्या रहे, सिस्टम टू सिस्टम सेम रहे। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो जो एंजेम्बल कहलाता था वो हमारा क्या कहलाता था? माइक्रो कैनोनिकल एंजेम्बल कहलाता था ना। और जब माइक्रो कैनोनिकल एंजेम्बल में हम लोग को देखो एनर्जी का एक प्लॉट बनाए थे, यहाँ पर एनर्जी E to E+D रेंज में कह रहे थे, तो वहाँ पर बोलते थे कि उस रीजन में चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल रो डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो? किसी भी चीज़ की डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो? हाँ, V/1 क्या होता है जी? हाँ, किसी भी सिस्टम की डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी कैसे? हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो अगर हम मास मान लो, एक क्वांटिटी भी मास हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पॉइंट के लिए भी, और उस सिस्टम का जो वॉल्यूम उसे डिवाइड कर दो तो उसकी डेंसिटी निकल जाएगी। तो यानी कि जब हमारा वो नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ध्यान से देखना है कि अगर हम डेंसिटी डिफाइन करो तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इज करेस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसी का नाम मास होगा। मास करेस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम है।
तो देखोगे कि जब हम माइक्रो कैनोनिकल इंजम्बल का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तो वहाँ पर हमको एसोसिएट हुआ था कि वहाँ पर जो मास है या नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो भी कांस्टेंट रहता था, क्योंकि उसमें कांस्टेंट क्या क्या था, इक्वल एनर्जी था और क्या था, इक्वल वॉल्यूम था और क्या था, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स था। ये तीन चीजें कांस्टेंट थी ना। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट और नंबर ऑफ वॉल्यूम भी कांस्टेंट, मतलब उसकी जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट। जब ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट तो डेंसिटी इज ऑटोमेटिकली कांस्टेंट। तो मतलब कि उस रीजन में देखो एक छोटा सा ग्राफ बनाया होगा जहां पर E to E प्लस डी रेंज दिखाए होगे कि जब हम E से E प्लस डी थोड़ा स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं में तो E प्लस डी रेंज में जाते हैं, तो उस पूरे रीजन में जो पार्टिकल की डेंसिटी होती है, सिस्टम का डेंसिटी होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा। और बियॉन्ड द रीजन डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देखो वहां से हम लोग डेंसिटी का टर्म में भी बात किए थे, तो वो डेंसिटी कैसे बात की, जब दोनों कांस्टेंट थे तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गई थी। फिर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हम लोगों ने चेंज किया। अब हम लोगों ने क्या किया, उस एनर्जी वाले टर्म को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्लूड कर दिया। तो जब टेम्परेचर इंक्लूड कर दिया तो सिस्टम टू सिस्टम हमारा जो अरेंजमेंट है वो क्या होने लगा, उस सारे सिस्टम्स में हमारा टेम्परेचर सेम होने लगा, सारे सिस्टम्स के बीच में हमारा उसका वॉल्यूम सेम होने लगा, सारे टेम्परेचर सिस्टम्स के बीच में उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होने लगा। तो ये कह सकते हो कि इस तरह का सिस्टम्स का अरेंजमेंट जो था वो हमारा क्या कहलाने लगा, कैनोनिकल इंजम्बल कहलाने लगा। और कैनोनिकल इंजम्बल में जो एनर्जी होता था वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने पे चेंज हो जा रहा था, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने पे चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आइडेंटिकल होता है सिस्टम टू सिस्टम। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, देखो इसलिए बोला जाता था माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, मतलब वो सिस्टम टू सिस्टम माइक्रोस्कोपिकली एक दूसरे से क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। अब तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका जब हम लोग गए, जब पता चला कि ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल है, तो ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल में हम लोग उस नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या कर दी, केमिकल पोटेंशियल इंक्लूड कर दी। तो केमिकल पोटेंशियल जब इंक्लूड कर दिए तो इस ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल में ना एनर्जी कांस्टेंट रही और ना नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहा। तो मतलब एनर्जी भी एक सिस्टम टू सिस्टम जाकर ट्रांसफर हो सकती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सिस्टम टू सिस्टम क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इंजम्बल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल कहते हैं। समझ में आया? चलो तो क्या लिखे, कहाँ तक लिखे हो, एन इंजम्बल विच कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विच हैव माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एज पॉसिबल and they have equal temperature ब्रैकेट में कैपिटल T कामा इक्वल वॉल्यूम ब्रैकेट में कैपिटल V एंड इक्वल केमिकल पोटेंशियल ब्रैकेट में म्यू, फुल स्टॉप। Such an ensemble is known as grand canonical ensemble. Grand canonical ensemble. ठीक है, फुल स्टॉप। Its example is real gas in special cases. Its example is real gas in special cases में। नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके, टू इलस्ट्रेट द ग्रैंड कैनोनिकल इंजम्बल, the grand canonical ensemble, consider the concentration of a macroscopically identical system
which are macroscopically identical systems as possible with respect to temperature capital T, volume capital V and chemical potential mu can be shown in the above figure. ठीक है, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से ऐसे लिखो, thus for grand canonical ensemble E is equal to not constant and n is equal to not constant. हो गया, लिखो नेक्स्ट लाइन से, hence in grand canonical ensemble there is an exchange of energy as well as particles. जैसे एक्सचेंज एनर्जी, जैसे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था उसी की तरह पार्टिकल्स का भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एज वेल एज पार्टिकल्स, फुल स्टॉप। इट इज बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी and particles. ठीक है, चलो इसके बाद ये हमारा इंजम्बल्स का टेक्निक हो गया, तीनों तरीके के इंजम्बल्स होंगे। इंजम्बल के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं चीज़ों के बारे में, वो है तुम्हारा स्टैटिस्टिकल इंजम्बल। स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होता है, पहले ये जानो स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होता है, और फिर डेंसिटी कैसे स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालते कैसे हैं। मतलब पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के दौरान कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो हमको एग्जैक्ट रिजल्ट बता दे। मतलब पूरे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के दौरान हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो हमको किसी भी चीज़ का क्या बता दे, एग्जैक्ट रिजल्ट बता दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें कई सारे फेज पॉइंट्स हैं, और सारे फेज पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब एक लॉन्ग नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम्स के रूप में, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, उस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसमें हमको चीज़ें एनालाइज करना पर्टिकुलर हर पार्टिकल्स के बारे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन सभी का क्या निकालते हैं, एवरेजेज निकालते हैं सारे। एक तरह से हम लोग जब एक तरह से एनालाइज करोगे तो पूरा सिनेरियो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कई सारे फेज पॉइंट्स हैं, कई सारे फेज पॉइंट। अब देखो कितनी कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। एक फेज पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम लोग फेज स्पेस पढ़े हैं, वहाँ पर फेज पॉइंट्स का मतलब पढ़े हो कि एक फेज पॉइंट में मतलब कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 उसी के रिस्पेक्टिव उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। मतलब एक फेज पॉइंट्स का मतलब कि x, y, z और x के रिस्पेक्टिव उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट px,
y के रिस्पेक्टिव उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट py, z के रिस्पेक्टिव उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट pz। यानी कि एक फेज पॉइंट किसी सिस्टम का तुमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x, y, z, px, py, pz, यानी 6 डायमेंशनल स्पेस में चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसमें इसी तरह के कई सारे फेज पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब कई सारे जब फेज पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो तुमको उसका अगर सिलेक्शन करना है, उसके एनालिसिस करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि तुम उसका एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओ। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, उन सभी का। इसलिए देखो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जब फंडामेंटल्स बताए थे तो वहाँ बताए थे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए दो चीज़ें, उसके पोस्टुलेट्स में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों को समझने के लिए, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए। सबसे पहला तो उसके एवरेजेस को महत्व दिया जाता है, उसके एवरेजेस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एवरेजेस करोगे तभी ना उसके एक मीन वैल्यू तक पहुंचोगे। और दूसरी उसकी बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना। तो दो बहुत फंडामेंटल टूल्स होते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ऑब्जर्वेशन में। फर्स्ट टूल है हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का। तो मतलब जब ऐसी सिचुएशन आए जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो तो पर्टिकुलर हम एक पार्टिकल्स के मोशंस के बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। 1, 2, 3 पार्टिकल्स होता तो उसका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल रहता भी, लेकिन जहाँ पर इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन बहुत इजीली तरीके से पॉसिबल नहीं है। तब उस तरह के सिस्टम्स के अरेंजमेंट्स के एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेजेस निकालने की कोशिश करते हैं। और एवरेजेस स्टैटिस्टिकल डोमेन में वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज कहलाता है। तो उसके बारे में हमको पूरी एनालिसिस करनी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना स्टैटिस्टिकल एवरेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंजम्बल एवरेज। इंजम्बल एवरेज, ठीक है। इसमें लिखो इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स comma no physical quantity gave an exact value because large number of phase points OR particles distributed non-uniformly in a given phase space, full stop. Hence we can find the average of a given physical quantity throughout the statistical motion, full stop. Such an average of physical quantity is known as ensemble average. Ensemble average को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, टू इलस्ट्रेट एन ensemble containing capital N systems, that is
ऐसे लिखना, दैट इज nx फेज पॉइंट्स, दैट इज nx फेज पॉइंट्स at a distance small x is given as, तो ऐसे बना लेना, ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया, और यहाँ पे x डिस्टेंस पे जो फेज पॉइंट्स है तुम्हारा क्या मिला, nx मिला। तो ऐसे तुम्हारे पास कई सारे सिस्टम है जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये बना लेना। हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखना, इफ Rx be a statistical quantity, then the ensemble average of Rx, for the region minus infinity to x2 plus infinity, for the region, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फॉर द रीजन कैन बी डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन करते हैं, r का एवरेज लेते हैं बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर एक्स के साथ एन एक्स डी एक्स अपान इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन एक्स डी एक्स। ये हमारा कहलाता है इंजेम्बल एवरेज। देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी, हम लोग देखे होंगे वहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स में। देखो thus we see that the statistical average or ensemble average can be easily find by the formula 1, and in similar way we can also find the same way along y axis, z axis, px axis, py axis and pz axis in the bounded region given by minus infinity to plus minus y is equal to plus infinity minus infinity to z plus minus plus infinity
एंड 0 इज लेस देन px इज लेस देन इन्फिनिटिव, 0 इज लेस देन py इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, 0 इज लेस देन pz इज लेस देन इन्फिनिटिव। ये रीजन नोट कर लो, ये रीजन नोट कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैटिस्टिकल एवरेज या एंजेंबल एवरेज, हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में बात